हाय दोस्तों, जैसा कि कल मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था और टेंस के पार्ट को बताया था, तो मैंने कहा था कि अब डिस्कशन हम करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट्स के 4 पार्ट बताया गया था, यानी वर्तमान काल के बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्तमान काल के बारे में, जिसमें से मेरा पहला स्टार्टिंग्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहा जाता है ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, परमानेंट यानी परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड इसमें पाए जाते हैं। अब बात क्या थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड। यानी परमानेंट एक्शन शोइंग का मतलब ये होता है कि इसमें क्रिया जो होती है वो नियमितता चलती रहती है। पहचान क्या होती है इसकी, जो आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशंस की जो बात होती है इसमें इसके क्रिया के अंत में ता, ती और ते हैं ये शब्द आता है। ये तो हिंदी में पहचान होती है जिससे हम पहचानते हैं। वर्ब जो होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का एडिंग होता है। अब ध्यान देना आपको खास तौर पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होती है वो परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड कहा जाता है। अब कारण क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात, इसकी पहचान की बात जब करते हैं तो इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है। अगर ऐसा शब्द हमको मिलता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरी बात क्या होती है, इसका जो वर्ब होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है, लेकिन यस या ईएस का प्रयोग हम किसके साथ में करते हैं अभी हम इसके बारे में आपको विस्तृत बताते हैं। पहले ये चीज होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज कॉल्ड इज परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड इन व्हिच द आइडेंटिफिकेशंस इन द वर्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ द एंड, यानी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ऐसे वर्ड पाए जाते हैं तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस का यूज होता है। रीजन क्या होती है कि यस या ईएस का यूज हम केवल थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में करते हैं। थर्ड पर्सन कर्ता मतलब ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। इसी में एक थर्ड पर्सन कर्ता आपका दे भी आता है, जैसा कि मैं आपको बताया हूं इसके पहले। दे के साथ में हम इसलिए नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि दे हमारा जो होता है वो प्लूरल नंबर को इंडिकेट करता है। क्या करता है? प्लूरल नंबर को इंडिकेट करता है। तो इन द केस में ऐसे जो है दे के साथ में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, सी, इट या किसी सिंगुलर यानी एनी नाउन, एनी नेम के साथ में करते हैं। तो वो नेम जो होता है जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी सिंगुलरिटी के बारे में बात करता है उसी के साथ में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहली चीज कि प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया था। इसको कितने भागों में बताए थे हमने? 4 भाग। और 4 भाग में पहला भाग जो था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहा जाता है परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड। मतलब ये होता है किसी कार्य इसमें जो पाया जाता है वो एकदम परमानेंट होता है। ठीक है, होते शब्द क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इसके साथ में यूज किए जाते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। पहले हम चलते हैं, आपको बताते हैं, पहले इसके हम फार्मूले पे चलते हैं। जैसा कि फार्मूला हम बताते हैं आपको अपने तरफ से। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला होता है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे और अंत में
ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन रीजंस की बात जब आती है कि यस या यस का प्रयोग हम कब करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, दूसरा फार्मूला इसी पे मैं बताता हूँ OR करके, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में नहीं रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ब्रैकेट में नोट करके लिख लीजिएगा कहीं बगल में कि थर्ड पर्सन है क्या, नोट करके बगल में लिख लीजिएगा ही, सी, इट और एनी नेम की बात करेगा। तो ही, सी, इट जब आएगा तभी हम इसके साथ में यस या यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा OR करके फार्मूला तब बताते हैं जैसे इसमें हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कब होगा इस फार्मूले का यूज आप तब करेंगे, इस फार्मूले का यूज आप तब करेंगे जब सेंटेंस की शुरुआत किसी प्लूरल नंबर से हो। किससे हो? प्लूरल नंबर से हो। एक बात ध्यान रहे, प्लूरल नंबर से हो, सेकंड पर्सन कर्ता से शुरू हो, सेकंड पर्सन कर्ता से शुरू हो, सेकंड पर्सन कर्ता मतलब यू से शुरू हो, ठीक। इसी में एक थर्ड पर्सन का कर्ता भी आता है, थर्ड पर्सन का कर्ता आता है जिसे हम कहते हैं दे। दे के साथ में भी यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात हमारी आती है फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन की बात जब करेंगे, फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में जैसे हमारे आई और वी, इन सभी के साथ में, इन सभी के साथ में आप जो है यस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। नो यूज यस या ई एस, ये सबसे सटीक चीजें होती है। आपको यस या यस का प्रयोग किसके साथ में करना है? ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम का मतलब जैसे हमने कहा राम, श्याम, सीता, ETC, मतलब ऐसे नाम जो आएंगे सिंगुलरिटी को दिखाएंगे, इसी के साथ में आप यस या यस का प्रयोग करोगे, अन्यथा यस या यस का प्रयोग नहीं करोगे। अब बात आती है, ये तो आपका फार्मूला बेस चल रहा था, फंडल चल रहा था, किससे कि आपको किस में कैसे पहचान करनी है। मान लीजिए कारणवश आपका सेंटेंस अगर अंग्रेजी में आ जाता है, मतलब सेंटेंस आपका अंग्रेजी में रहता है, हिंदी में नहीं रहता है, तो ऐसे केस में आप कहोगे कि सर तो आप बताए थे वर्ब निवाक के अंत में ता है, ती है, ते है। अब यहाँ पे ता है, ती है, ते है तो मिलेगा नहीं, और जब नहीं मिलेगा तब आपकी जो मेन भूमिका आएगी वो इसी पे आएगी, वर्ब पे। किस पे आएगी? वर्ब पे आएगी। वर्ब का पूरे टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपके फ्यूचर में भी होता है, लेकिन उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है। अगर केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो वह सेंटेंस हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगा। सेकंड, फिर आगे आपको बताते रहेंगे हम। अब देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए, परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड जो आपके होते हैं, ध्यान रहे, परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड आपके कॉमनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है हैबिचुअल, दूसरा आपका होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है यूनिवर्सल। इतना चाहिए, यानी हैबिचुअल एक्शन शोइंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी मैथमेटिकल, हैबिचुअल मतलब होता है आदत,
जो आदत होती है वो हमेशा रहता है, परमानेंट, किसी की आदत चेंज नहीं होती। जैसे कुत्ते की आदत भौंकना है तो वो भौंकेगा, ना कि वो कभी हिचकने का कार्य करेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4 ही होता है, ना कि 6 हो सकता है। जैसे 2 × 2 = 4 होगा, ठीक। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है जो दुनिया में कोई चीज़ एक हो और सत्य हो, दुनिया में कोई चीज़ एक हो और सत्य हो। जैसा कि कहा गया सन, पृथ्वी, ठीक है, गंगा नदी, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं क्या आती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत में आती हैं। इसीलिए इस टेंस को जो है परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ट्रांसलेटेड पार्ट पे। दूसरी बात बता दें कि इनके साथ में आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलरिटी को इंडिकेट करता है। अब जब हम इसी टेंस को सेंटेंस में इंडिकेशन करेंगे तो इसके कई पार्ट बनते हैं, लेकिन अभी पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं। 2-4 सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। जैसा देखिएगा आगे, ये परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड याद करिएगा, जहाँ पे हैबिट की बात करेगा, मैथमेटिकल की बात करेगा और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करेगा। ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट एंड डेफिनिट के अंतर्गत में ही आते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल्स आपके सामने है। जैसे कहा गया कि देखो, इसमें कहा गया कि राधा अपने स्कूल जाती है। अब जाती है अंत में हमको क्या मिला, ता है मिला ना। अब इसको उसी फार्मूले पे रखते हुए चले जाइए, किस पे, देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यस या ईएस का प्रयोग आपको कहाँ पे करना है, ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, मतलब जो भी बताया गया। तो किससे शुरू है भैया, राधा से शुरू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राधा। इसकी क्रिया क्या है, जाना। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब इसमें क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, टू। अब अपने की बात कर रही है। देखिए, अपने के लिए क्या होता है कि आप इसको एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। जैसे अपने के लिए कुछ शब्द होते हैं, अपने, ध्यान दीजिएगा, अपने के लिए। तो अपने के लिए जैसे सी का अपने के लिए हर, ही का अपने के लिए हिज, ठीक है। बी का अपने के लिए आवर। ये चीज नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अपने के लिए। जैसे उसने अपना काम किया, ठीक है। अब बात आती है कि आगे हम देखते हैं कि गो टू कहाँ जा रही है, अपने स्कूल जा रही है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे सी के साथ इंडिकेट होगा। तो क्या हो जाएगा, हर स्कूल। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित कर दिया गया। जैसे सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऑब्जेक्ट। यस या ईएस का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि राधा यहाँ है, किसी नॉमिनी से नाउन से शुरू हो रहा है और सिंगुलरिटी की बात कर रहा है, इसीलिए यस या ईएस का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जांपल जैसे देते हैं, बच्चे, ध्यान रहे, बच्चे बच्चे अपना पाठ याद करते हैं, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन। ध्यान दीजिएगा, अब चिल्ड्रेन किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल को, और प्लूरल के साथ में कभी ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे याद करना, याद करने की अंग्रेजी क्या होती है, याद करने की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, ठीक है। तो चिल्ड्रेन लर्न। अब अपना है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, दे लिखते हैं, और दे का क्या होता है, देयर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन लर्न क्या, देयर
रिलेशन, ठीक, ये इंडिकेशन वर्ड होते हैं। अब इसमें जो दूसरा मैंने आपको बताया था सेम उसी की कंडीशन पे चेंज होती है, ठीक है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर थर्ड पर्सन की कर्ता आएगी, क्या आएगी? थर्ड पर्सन की कर्ता आएगी, तो थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा कोई कर्ता और आती है तो हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हमारा दोनों सेंटेंस क्लियरिटीज होता है, ठीक है। अब बात आती है किसी एक सेंटेंस को कई सेंटेंसेस में चेंज करना, तो वो सेंटेंस की परफॉर्मेंस में होती है, बट इसी में हम आपको साथ ही साथ लेकर के चलते रहेंगे और बताते रहेंगे। जैसे देखिएगा, अब मैंने कहा देखिएगा, अब हम चलते हैं आपके हैबिचुअल पर। जैसे मैंने कहा पहले आपकी बात आती है हैबिट। किस पे बताते हैं हम? हैबिट के बारे में इंडिकेशन करते हैं। जैसे मैंने कहा द डॉग bark at the night। अब ये सेंटेंस मेरा सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि डॉग को इंडिकेट कर रहा, कुत्ता एक ही की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बार्क ना होकर के क्या हो जाएगा? बॉक्स, यानी द डार्क बॉक्स इन द एट द नाइट, यानी रात में वह क्या करता है? भूखता है। तो भूखनी उसकी क्या हो गई? आदत हो गई। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। दूसरी बात हमारी चलती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कहा गया 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियरिटी होती है, क्योंकि मैथमेटिकल में कोई इंटरचेंजिंग नहीं कर सकते हम। तीसरी बात हमारी होती है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है कि जैसे द अर्थ अर्थ ना लिखो, सन के बारे में बात करते हैं। द सन सेट इन द कहाँ पे? वेस्ट। अब बात आती है कि द सन सेट इन द वेस्ट, यानी सन जो सूर्य है वह कहाँ पे छुपता है? डूबता है तो पश्चिम में। अब पश्चिम के अलावा ये पूर्व में तो छुप नहीं सकता। तो ऐसे केस यानी जो हैबिचुअल एक्शन को शोइंग करने वाले होते हैं, इनको हमेशा किस में रखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपको बता दिया गया कि ये चीज़ अगर कहीं पे आपको आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सीधी सी बात जो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगा। तो इसके बारे में आप स्टडी करिएगा। फिर अगला जो लेक्चर मेरा होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर, क्योंकि इसके सेंटेंसेस कई पार्टों में डिवाइडेशन किए गए, उसको एक एक करके बाद में हम डिफाइन करेंगे। पहले इस टेंस को समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर्स है, ठीक है। अब इसमें हम रीजंस आपको बताते हैं कि अभी तो मैं आपको सिंपली के बारे में बता, एकदम सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक, सिंपल। अभी इस सिंपल को 6 भागों में चेंज किया जाता है, 6 पार्ट में। जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, ठीक है। और WS टाइप क्वेश्चन में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, एक एक के बारे में आपको विथ फार्मूले के साथ में डिस्क्राइब करके बताते रहेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को कंटिन्यूटी बनाए रखें, देखते रहें, और जो पढ़ाई जा रही है उसका एक अच्छी तरह से नोट बनाते रहें। तो मेरा कहने का मतलब यह है, चलिए ठीक है, मैं आपको एक फार्मूले के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सेंटेंस, जैसे हर एक सेंटेंस के हर एक बेस जो मैं भी पढ़ाऊंगा, हर सेंटेंस के साथ में आपका फार्मूला ऐड रहेगा। हर फार्मूले से आपको एक एक के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे ये मेरा था, ये सीधी सी बात है, ये सिंपल की बात करता है, ठीक। अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का एडिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान दीजिएगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में,
सहायक क्रिया हमारी डू या डज का प्रयोग होता है, डू या डज का प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग तब होता है, ध्यान रहे, कि जब हमारा सेंटेंस किस में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक, इंटेरोगेटिव में होगा, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में होगा। जब इस बेस में सेंटेंस हमारा आएगा तब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंपल में कभी नहीं होगा, केवल वर्ब के फर्स्ट में यस या यस का प्रयोग होगा। अब एक एक के बारे में जैसे मैंने कहा कि कब होगा, तो इसका प्रयोग निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में होगा। डज का प्रयोग किसके साथ में होगा, तो डज का प्रयोग हमारे थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में होगा, ठीक है। और डू का प्रयोग किसके साथ में होगा, तो फर्स्ट पर्सन कर्ता ध्यान रहे, सेकंड पर्सन कर्ता ध्यान रहे और प्लूरल नंबर के साथ में होगा, ठीक है। और इसी में एक जो है थर्ड पर्सन का कर्ता है जो है दे, क्या है, दे के साथ में भी डू का प्रयोग होगा। तो ऐसे केस में डज का प्रयोग इन सब के साथ में किया जाएगा और डू का प्रयोग इन सब के साथ में किया जाएगा। अगला स्टेप कैसे किसको किस विभाग में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।